नमस्कार दोस्तों, ये अभी फ़िलहाल मैं काउंसलिंग पे एक जो है वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो एमएसएसओ यूपीयूएमएस का पार्ट है और उसमें सिलेबस में एक पार्ट पर्टिकुलर काउंसलिंग का है। तो काउंसलिंग मैं कवर करूँगा, थोड़ी टेक्निकल टर्म्स होगी, कोशिश करूँगा ईज़ी से ईज़ी वे में समझाने की। जो नहीं समझ में आएगा वो आप लोग अपने लेवल पे भी देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और दूसरा हिंदी वाले भाइयों के लिए मेरा थोड़ा-सा निवेदन है, चूँकि काउंसलिंग में बहुत ही ज़्यादा टर्म्स इंग्लिश में ही है और हिंदी में पूरा-पूरा जो ये पूरा सिलेबस है, अगर हिंदी में आप पढ़ोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है कन्फ्यूज़न में रहेंगे, तो आप हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल पढ़ने की कोशिश कीजिए। बाकी मैं समझ सकता हूँ हिंदी वालों के लिए दिक्कत होती है, तो अपने तरफ से मैं प्रयास करूँगा जितना हो सकेगा मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले व्हाट इज़ काउंसलिंग? काउंसलिंग क्या है? अब काउंसलिंग को बहुत एक हिसाब से कह सकते हो वास्ट है काउंसलिंग। जब एग्ज़ाम पास होने के बाद बहुत सारे जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसमें एडमिशन लेना होता है, तब भी कहते हैं कि हम काउंसलिंग कराने जा रहे हैं। तो वो काउंसलिंग क्या है? और एक जो पेशेंट और क्लाइंट के बीच होता है थेरेपेटिक काउंसलिंग, वो क्या होता है? इन सब चीज़ों को लेके हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कम्युनिकेशन इज टू हियर व्हाट इज नॉट बीइंग सेड। तो जो आप जबान से कह रहे हो तो कह रहे हो, ये पीटर ड्रकर का स्टेटमेंट है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन मीन्स नॉट ओनली व्हाट यू आर सेइंग, मतलब वर्बली आप जो कह रहे हो सिर्फ वही नहीं है कम्युनिकेशन। नॉन वर्बली जो आपके गेस्टर्स होते हैं, जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, जो आपके बैठने और उठने के तरीके होते हैं, वो भी एक कम्युनिकेशन है। तो एक जो प्रॉब्लम में आता है बंदा, उसकी गेस्चर्स, उसके बैठने उठने के तरीके, उसका बातचीत का तरीका सब बदला हुआ होता है। तो वो आप जो समझ जाएं वही सबसे बड़ा कम्युनिकेशन है। वही इन्होंने कहा है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कम्युनिकेशन इज टू हियर व्हाट इज नॉट बीइंग सेड। जो नहीं कहा गया है वो भी आप कैसे सुन सकते हो, जिसको आप लोग कहते हो दिल की बात हमारा उसने सुन लिया। तो वही चीज कि जो आपके दिल में चल रहा है, जो आपके दिमाग में चल रहा है बातें, वो भी समझ जाएं, तो वो एक बेस्ट कम्युनिकेशन का पार्ट है, वो एक बेस्ट काउंसलर होगा। काउंसलिंग क्या है? द प्रोविजन ऑफ असिस्टेंस एंड गाइडेंस इन रिजॉल्विंग पर्सनल, सोशल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज, स्पेशली बाय अ प्रोफेशनल। एक प्रोफेशनल व्यक्ति, जो प्रोफेशनल सोशल वर्कर हो सकता है, प्रोफेशनल काउंसलर हो सकता है, मेडिकल प्रोफेशनल हो सकता है, वो जब आपकी बात को सुनता है और आपको असिस्ट करता है और गाइड करता है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अब वो प्रॉब्लम पर्सनल यानी व्यक्तिगत भी हो सकता है, सोशल यानी सामाजिक समस्या भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल मतलब मनोवैज्ञानिक स्तर की भी बात हो सकती है, समस्या हो सकती है। और उन प्रॉब्लम को, उन कठिनाइयों को आपके स्ट्रेंथ के माध्यम से आपको गाइड करके उसकी जो है उसको सॉल्व करवाए, उसको रिजॉल्व करवाए। तो वही जो पूरा प्रक्रिया है वही है काउंसलिंग। तो ये चीज आपको समझना है कि आप कुछ नहीं करते हो, आप करवाते हो उस क्लाइंट से, उस व्यक्ति से जो आपके पास एक नीड को लेके, एक समस्या को लेके आया हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिक हो गया डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशनल काउंसलिंग। इन 1997 द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द अमेरिकन काउंसलिंग एसोसिएशन एक्सेप्टेड द फॉलोइंग डेफिनेशंस ऑफ प्रोफेशनल काउंसलिंग। अब इन्होंने क्या बोला है? द एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल और ह्यूमन डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स थ्रू कॉग्निटिव, affective, behavioral or systemic interventions, strategies that address wellness, personal growth और career development as well as pathology। तो अब इसमें आप समझिए, इन्होंने कहा कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कंडीशन कोई लेके आ रहा है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई लेके आ रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, या ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स हैं, और कॉग्निटिव और अफेक्टिव बिहेवियरल या सिस्टमिक इंटरवेंशंस आप कर रहे हैं, उसके थ्रू आउट जो उसके व्यवहार में, उसके व्यक्तित्व में, उसके सोचने समझने के तरीके में जो आप चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हो, उसकी जो माल अडेप्टिव फंक्शनिंग है, मतलब गलत व्यवहार है या गलत सोचने की तरीके हैं, उसमें चेंजेस ला रहे हो, तो वही काउंसलिंग है।
ये ओवरऑल एक डेफिनिशन है। तो इस डेफिनिशन का मायने यही हुआ कि जो क्लाइंट के सोचने समझने के तरीके में समस्या है, उसमें जो चेंज ला रहे हो, उसके व्यवहार में जो चेंजेस ला रहे हो, गलत व्यवहार है उसको अनलर्न करा के सही व्यवहार लर्न करा रहे हो, सिखा रहे हो, तो वही काउंसलिंग है। पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन मतलब इस पूरे पूरे सेशन का, इस पूरे पूरे जो है क्लास का क्या पर्पस है? टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ काउंसलिंग, कि क्या कॉन्सेप्ट है और क्या जरूरत है काउंसलिंग की। अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग, काउंसलिंग की प्रोसेस क्या होगी? इम्पार्ट द स्किल्स ऑफ काउंसलिंग, और काउंसलिंग के अलावा क्या स्किल की जरूरत होगी? टू बी मोर अवेयर ऑफ यूजिंग काउंसलिंग टेक्निक्स अप्रोप्रिएटली एंड इफेक्टिवली, और कैसे जो काउंसलिंग के तकनीकी हैं और उसके प्रभावी और वास्तविक मतलब एप्रोप्रिएट तरीके हैं, उसका बेहतर तरीके से कैसे यूज करोगे। कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। ईच क्लाइंट मस्ट बी एक्सेप्टेड एज एन इंडिविजुअल एंड डील with as such. The counselor does not necessarily approve of all behavior but still accept the client as a person. एक्सेप्टेंस जिसको बोलते हैं, जैसा क्लाइंट आया है उसको उसी तरीके से आपको एक्सेप्ट करना है। उसमें इफ बट क्लास कास्ट रिलीजन रीजन कुछ भी आपको सोच के, उसके गेस्टर्स को सोच के या उसके गेस्टर्स को देख के आप उसको निग्लेक्ट नहीं करोगे, बायस्ड नहीं होगे। जैसे आया है उसको एज इट इज आपको एक्सेप्ट करने की आवश्यकता है। उसके बाद में काउंसलिंग इज basically a permissive relationship, that is the individual has permission to say what they please without being reprimanded or judged। मतलब एक ऐसा टेक्निक है, एक ऐसा तरीका है काउंसलिंग जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा ओवर इन्वॉल्व नहीं होना है, बहुत ही ज़्यादा जजमेंटल नहीं होना है कि पहले से ही आप कोई एक पर्टिकुलर जजमेंट बना के चल रहे हो कि ये ऐसा है तो ऐसा होगा, ये प्रॉब्लम लेके मतलब ऐसा व्यवहार कर रहा है तो ये प्रॉब्लम होगा, ऐसा नहीं करना है। काउंसलिंग एम्फेसाइज थिंकिंग विद नॉट फॉर द इंडिविजुअल, और किसी मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति पे एक ही तरीके की टेक्निक्स आपकी फॉलो होगी, और एक इंडिविजुअल में ये प्रॉब्लम है और इसी तरीके से वो बात कर रहा है तो उसमें भी ये प्रॉब्लम होगी। ये अलग अलग सबकी इंडिविजुअल लेवल की प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमेशा इंडिविजुअलाइजेशन आपको करना है, हर व्यक्ति को उसके स्तर पे देखना है, ना कि उसको जनरलाइज करना है। ऑल डिसीजन मेकिंग रेस्ट विद द क्लाइंट, और ये सभी जो डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स है ये उस क्लाइंट की डेवलप करनी है, ना कि अपना डिसीजन उसको सुना देना है, अपना न्याय दे देना। आपको जज नहीं बनना है, आपको क्लाइंट से ही उसके जजमेंट को फॉलो करवाना है कि वो क्या करेगा एज हिज और हर बेस्ट आफ्टर योर गाइडेंस, तो खुद नहीं जजमेंट देना है। सम बेसिक प्रिंसिपल्स और जो है, काउंसलिंग इज सेंटर्ड ऑन द डिफिकल्टीज ऑफ द क्लाइंट, उसकी जो समस्या है उस पर सेंटर्ड होना है। काउंसलिंग इज अ लर्निंग सिचुएशन विच इवेंचुअली रिजल्ट्स इन अ बिहेवियरल चेंज, और उसको कुछ चीज़ें नया उसके सिचुएशन के हिसाब से जो उसको बेटर वे में उस सिचुएशन से निकाल सके, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से, वो आपको उसे लर्न कराना है, उसके बिहेवियर में, उसके व्यवहार में चेंजेस लाना है। इफेक्टिवनेस इन काउंसलिंग डिपेंड्स लार्जली ऑन द रेडीनेस ऑफ द क्लाइंट टू मेक चेंजेस एंड द थेरेपेटिक रिलेशनशिप विद द काउंसलर। मतलब ये कहने का ये है कि ये जो काउंसलिंग सेशन है ये डिपेंड करता है आपके और आपके क्लाइंट के बीच में रिलेशनशिप पर, कि कैसा रिलेशनशिप है। बेसिकली अगर मेडिकल सेटअप में है तो थेरेपेटिक रिलेशनशिप ही उसको हम कहते हैं, कि उसके साथ आपको एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाना है, ना कि उसके साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड कर लो। तो एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाते हुए उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। द काउंसलिंग रिलेशनशिप इज कॉन्फिडेंशियल, और जो आपका काउंसलिंग का रिलेशनशिप होगा, जो उसमें आपकी बातें होगी वो टोटली गोपनीय होंगी, ना कि उसको आप हर व्यक्ति से आप कहते फिरोगे। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस चेंज, क्या है जो क्या ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं? स्ट्रक्चर, सेटिंग, क्लाइंट की क्वालिटीज और काउंसलर की क्वालिटीज, ये चारों चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपकी काउंसलिंग सेशन को इन्फ्लुएंस करती हैं और अफेक्ट करती हैं। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस चेंज, फिजिकल सेटिंग, फिजिकल सेटिंग मीन्स कि आप कौन सी जगह पे बैठ के काउंसलिंग सेशन ले रहे हो, वहाँ चार पांच लोग और बैठे हुए हैं या आप अकेले और क्लाइंट है आपका, आप और आपका क्लाइंट है, तो वो ज़्यादा
फ्री फील करेगा आपको अपनी समस्या के बारे में बताने में। काउंसलिंग कैन हैपन एनीवेयर बट द प्रोफेशनल जनरली वर्क्स इन अ प्लेस दैट प्रोवाइड्स प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, क्वाइट एंड सर्टेन कंफर्ट। जो अभी चीज़ आपको बताया, मतलब एकांतता, गोपनीयता और प्राइवेसी एंड सर्टेन कंफर्ट, जहाँ पे वो आरामदायक फील करे। ऐसा ना हो कि उसको आप कंफर्ट जोन में ना बैठाएं, तो फिर वो बहुत सारी चीज़ें अपनी बताएगी ही नहीं या बताएगा ही नहीं। उसके बाद में कुछ काउंसलिंग की सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होती है एक्टिव लिसनिंग, मतलब आप उसको एकदम एक्टिव होके सुन रहे हो। प्रोसेसिंग, जो वो बातें कह रहा है उसको आप दोहरा रहे हो, उसकी बात को कनेक्ट करने के लिए समराइज कर रहे हो एंड रिस्पॉन्ड कर रहे हो। और टीचिंग मतलब यहाँ ये नहीं कि उसको पढ़ाने लग जाना होता है, बट उसके साथ ये करना होता है कि हाँ अच्छा ये चीज़ आपने किया तो इसमें आपको क्या सीखने को मिला, या ये चीज़ आप इस वे में भी कर सकते थे, आप उसमें अपनी कुछ इनपुट्स दे सकते हो। तो वो टीचिंग हुआ, ना कि पढ़ाना। एक्टिव लिसनिंग मतलब आप, वो अगर बोल रहा है तो उससे आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन करते हुए हाँ या ना के उसमें जो भी होता है नोडिंग आपको करते रहना है। उसके बाद में एक्टिव लिसनिंग की और क्या है, फोकसिंग ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ क्लाइंट्स एक्सप्रेशन, जो वो एक्सप्रेस कर रहा है उसकी एक्सप्रेशन पे आपको रिस्पॉन्ड करना है। रेसिस्ट डिस्ट्रैक्शन, अगर कोई डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो उसको रोकना है। लिसन टू द क्लाइंट्स टोन ऑफ वॉइस, और उसके टोन को भी आपको सुनना है। कभी वो हाई टोन में बात करेगा, कभी वो लो पिच में बात करेगा, कभी हाई पिच में बात करेगा। तो वो सब चीज़ें जो लिसन फॉर क्यूज ऑफ द क्लाइंट्स फीलिंग, और उसकी जो क्यूज होती हैं, क्यूज क्या होता है, फेशियल क्यूज होते हैं, आईज मतलब फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं। तो उसे भी आपको देखना है कि वो किस किस वे में बात कर रहा है। अभी कभी कभी क्लाइंट बात करते करते रोने भी लग जाता है, तो वो सारी चीज़ें आपको देखना। उसकी आवाज़ भारी हो सकती है, तो वो किस जगह पे कितना बनावटी है, कितना एक्चुअल है, ये सब चीज़ आप तभी जज कर पाओगे, तभी आप जब समझ पाओगे जब आप उसको एक्टिवली लिसन कर रहे होगे। लिसन फॉर जनरलाइजेशन, डिलीशंस एंड डिस्टॉर्शन, लिसन फॉर कॉमन कॉग्निटिव एंड इमोशनल थीम्स। तो ओवरऑल ये चीज़ है। वर्बल लिसनिंग मतलब जो वो कह रहा है वो तो आप सुन रहे हो, और जो एक रिकॉर्डिंग की फेज होती है उसको गैदर इन्फॉर्मेशन जिस इसमें दिया हुआ है। रिकॉर्डिंग मीन्स नॉट वॉइस रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मीन्स कि आप उसके मेजर मेजर पॉइंट्स बिना आई कांटेक्ट मेंटेन किए हुए नहीं, आई कांटेक्ट मेंटेन करने के साथ। आपको ऐसा नहीं है कि आप नोट करने लग जाओ, तो कॉपी पे एक मुश्त आप नोट कर रहे हो और वो बोले जा रहा है, ऐसा भी नहीं करना है। ये स्किल आपके अंदर डेवलप होना चाहिए कि आप उसको सुनते सुनते बिना आई कांटेक्ट डिस्ट्रैक्ट किए सारी चीजें नोट कर रहे हो, तो उसको रिकॉर्डिंग भी बोलते हैं। एनकरेज स्पीकर टू डेवलप आइडियाज, कम्युनिकेट और अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडियाज, रिक्वेस्ट क्लैरिफिकेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बिल्ड द थेरेपेटिक अलायंस। तो थेरेपेटिक अलायंस मतलब वही थेरेपेटिक रिलेशनशिप बिल्ड करना, और उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग को और क्लेरिफाई करना, या उससे बोलना कि आप और थोड़ा सा सरलता से बताओ कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या करना चाह रहे हो। और उसकी आइडियाज को जो है समझने के लिए उसको बोलो कि आप जो मैं कह रहा हूँ, जो आप कह रहे हो क्या यही चीज है, आप उसको बोल के बताओ। ठीक है, ये सारी चीजें होगी वर्बल। नॉन वर्बल में जो मैंने बताया कि फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट मेंटेन करना, और लीन फॉरवर्ड फेसेस, स्पीकर हैज एन ओपन पोस्चर, allow allows few interruptions, signals in interest with encourage and facial expression। ये सब नॉन वर्बल लिसनिंग है। एक्टिव लिसनिंग स्किल्स में उसको अटेंटिवली आपको सुनना है, पैराफ्रेज करना है उसकी बात को। जैसे सपोज करो कोई क्लाइंट बता रहा है कि जब मैं 12th में था तो मेरा जो मैथ का टीचर था वो मुझे अक्सर जो है कास्टिसिज्म करता था मेरे साथ, इनइक्वालिटी दिखाता था। तो उसका आज भी मुझे सोच के बहुत समस्या होती है। मेरा एक और बैचमेट था जो मुझे बहुत हेल्प करता था, ऐसे करके वो बता रहा है। तो अच्छा, आप इसका मतलब जब 12th में थे तब आपके साथ कास्टिसिज्म हुआ है, आपके साथ जातीय भेदभाव हुई है। तो ये बोलते हैं पैराफ्रेजिंग करना। और रिफ्लेक्शन ऑफ फीलिंग्स, उसकी फीलिंग्स को आपको मतलब ऐसा नहीं है कि वो अपनी दुख भरी कहानी बता रहा है तो उसमें आप मुस्कुरा रहे हो, उसमें आपको भी थोड़ा सा सैड होना है। तो वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि हाँ, उसे ये लगना चाहिए कि हाँ मेरे दुख से इन्हें भी थोड़ा सा दुख हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो रोने लग रहा है तो आप भी रोने लग जाओ, बट हाँ आपको दिखाना है कि आप भी उसके रोने से खुश नहीं हो, दुखी हो। एंड समराइजिंग, एंड लास्ट में उसकी सारी बात को
मान के चलो 1 घंटे का सेशन रहा तो उसको 5 मिनट 10 मिनट में समराइज़ करो कि आप यही-यही कहना चाह रहे थे, आप यही कहना आपकी यही समस्या है, तो वो उसको समराइज़िंग कहते हैं। अटेंडिंग मतलब उसको प्रॉपर एक्टिवली सुनना, एक्टिवली अटेंड करना, एक्टिवली उसकी बातों को लास्ट में रिफ्लेक्ट करना, ये सारी चीज़ें अटेंडिंग में आ जाएँगी। एंड अटेंडिंग में और बाकी जो पॉइंट्स हैं आप देख सकते हो, बेटर अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट थ्रू केयरफुल ऑब्जर्वेशन, relax and feel comfortable, express their ideas and feelings freely in their own way, trust the counselor, take a more active role in their own session. उसको कभी ये नहीं लगना चाहिए कि आप उसे ध्यान से नहीं सुन रहे हो, आप उसकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहे हो। अगर ये लग गया तो आपका जो रिलेशनशिप है, थेरेपेटिक रिलेशनशिप या थेरेपेटिक अलायंस, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर पेशेंट या क्लाइंट कुछ भी नहीं बताएगा। अटेंडिंग में आप बाकी चीज़ें देख सकते हो जो हमने बताया, वही फिर से इसमें रिपीट है। आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन appropriate होना चाहिए, मेंटेनिंग a relaxed posture and learning forward occasionally using natural hand and arm movements। ऐसा ना हो कि आप जम्हाई ले रहे हो, हाथ कहीं फैला रहे हो, पैर कहीं फैला रहे हो, वो एक एक चीज़ें जो है ना आपकी जो थेरेटिक रिलेशनशिप है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगी, वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। वर्बली फॉलोइंग द क्लाइंट यूजिंग वैरायटी ऑफ ब्रीफ इंकरेजमेंट सच एज, जो आप नोडिंग करते हो, अच्छा ऐसा हुआ, तो ये बीच-बीच में आप बोलते रहना चाहिए आपको। ऑब्जर्विंग द क्लाइंट्स बॉडी लैंग्वेज, एग्जाम्पल ऑफ अटेंडिंग में क्या होगा जो हमने बताया, मतलब नोडिंग कहते हैं इसको, प्लीज कंटिन्यू। आप बीच बीच में जैसे वो रुकता है तो आप कह सकते हो कि प्लीज कंटिन्यू, अच्छा आप अच्छा आगे आप अपनी बात बताइए, अपनी बात रखिए, जैसे भी आप हिंदी इंग्लिश जैसे भी अंडरस्टैंडिंग है। आई सी, या मैं समझ सकता हूँ। आई एम सो टायर्ड बट आई कैन नॉट स्लीप, व्हाट व्हेन आई वेक अप इट इज टू लेट ऑलरेडी, टू लेट फॉर वर्क, माय बॉस फायर्ड मी। तो ये सब चीजें, जैसे आई एम सो टायर्ड बट आई कैन नॉट स्लीप, अच्छा तो ये मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है ऐसे, ठीक है। तो ये चीज हो गया। उसके बाद में एनकरेजिंग एज अ पार्ट ऑफ अटेंडिंग, क्या है वही चीज, ये सब चीजें एनकरेज करती हैं कि अच्छा आपकी प्रॉब्लम ये थी, अच्छा तो ऐसा हुआ, ये टेल मी मोर, आप और बताइए, या एल जेट यू, कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल, क्या आप मुझे कोई उसका उदाहरण दे सकते हैं, जब वो कोई अपनी प्रॉब्लम बता रहा है। एंड दैट मीन्स, अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा उसका मतलब ये है। और सिंपली नोडिंग योर हेड, और आप अपने सर को भी हिलाते रहें उसके जैसे भी उसके उसकी फीलिंग्स हो, उसके शब्द हो, उसके अकॉर्डिंग। पैराफ्रेजिंग आपको बताया ही कि पूरी बात को सुन के लास्ट में उसको या मान के चलो 5 मिनट का उसका सेशन था तो उसको पैराफ्रेज करके 2 मिनट 1 मिनट में किया, अच्छा आप यही कहना चाह रहे थे, आपके कहने का मतलब ये था, तो उसमें क्या हो जाता है कि उसको लगेगा कि हाँ मेरी बात बहुत ही अटेंटिवली सुन रहे थे। पैराफ्रेजिंग इज व्हेन द क्लिनिशियन restates the content of the client's previous statement, paraphrasing use words that are similar to the client's but fewer। मतलब जो क्लाइंट कह रहा था वही बात होगी, लेकिन वो पूरे 5 मिनट में बताया, आपको उस चीज को 1 मिनट में करना है, तो ये पैराफ्रेजिंग होता है। तो पैराफ्रेजिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब एक्सप्लेनेशन जो है, एग्जांपल है पैराफ्रेजिंग का। सो यू आर हैविंग प्रॉब्लम गेटिंग, जैसे इन्होंने कहा माय हस्बैंड इरिटेट्स मी, सी पिक्स ऑन मी फॉर नो रीजन एट ऑल, वी डू नॉट लाइक ईच अदर, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा सो यू आर हैविंग प्रॉब्लम गेटिंग अलोंग विद योर हस्बैंड, यू आर कंसर्न अबाउट योर रिलेशनशिप विद हिम। तो ये चीज हो जाता है पैराफ्रेजिंग। रिफ्लेक्शन ऑफ फीलिंग्स, मतलब रिफ्लेक्शन उसकी फीलिंग को सुन के, मैंने जो आपको बताया कि अगर वो दुखी है तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल मुस्कुरा रहे हो, उसके साथ आपको भी दुखी जैसा आपको एक्सप्रेस करना है। रिफ्लेक्शन ऑफ फीलिंग इज व्हेन द क्लिनिशियन एक्सप्रेस द क्लाइंट्स फीलिंग आइदर स्टेटेड और implied, the counselor tries to perceive the emotional state of the client and respond in a way that demonstrates an understanding of the client's emotional state। जो अभी आपको बताया कि वो अगर अपनी बहुत ही दुख भरी कहानी बता रहा है, आप उसमें मुस्कुरा रहे हो, तो उसको लगेगा कि अरे ये तो मेरे फीलिंग्स का मजाक बना रहा है। उसमें फिर क्या होगा कि आपका जो थेरेपेटिक रिलेशन है वो बिल्ड नहीं होगा, और फिर वो अपनी बात आपको पूरी तरीके से नहीं बताएगा, तो आप उसकी बेहतर मदद नहीं कर पाएंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ फीलिंग बेसिकली यही चीज है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, व्हेन आई गेट होम इन द इवनिंग माय हाउस इज अ मेस, द किड्स आर डर्टी, माय हस्बैंड डज नॉट केयर अबाउट डिनर, आई डू नॉट फील लाइक गोइंग होम एट ऑल। तो यू आर, इसको फिर क्या कहते हैं, अच्छा यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वे हाउस कोस आर रिकॉग्नाइज्ड, दैट इरिटेट्स यू, मतलब आप कह रहे हैं कि अच्छा इसका मतलब आपको इरिटेशन होता है इन सब चीजों से।
तो उसको लगता है कि हाँ मेरी फीलिंग को ये समझ रहा है। समराइजिंग मतलब सारी चीज़ों को बहुत ही कम लाइन में एक्सप्लेन कर देना। समराइजिंग इज एन इम्पॉर्टेंट वे फॉर द क्लिनिशियन टू गेदर together what has already been said, make sure that the client has been understood correctly and prepare the client to move on. समराइजिंग इज पुटिंग टुगेदर ग्रुप ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जो सारी बात हुई है आपकी घंटे भर में, उसको 5 मिनट में 4 मिनट में समराइज करना कि अच्छा पहली प्रॉब्लम आपकी ये है, दूसरी प्रॉब्लम ये है, तीसरी प्रॉब्लम ये है, चौथी प्रॉब्लम ये है, ओवरऑल आपकी यहाँ यहाँ प्रॉब्लम है, इसका मतलब हमें पहले इस पे ध्यान देना है, दूसरा इस पे ध्यान देना है, तो इसको समराइजिंग कहते हैं। और सबराइजिंग में अलग अलग पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग पढ़ना। प्रोवाइड फोकस फॉर द सेशन, कन्फर्म द क्लाइंट्स परसेप्शन, फोकस ऑन द इशू व्हाइल एक्नॉलेजिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर्स, टर्मिनेटिंग अ सेशन इन अ लॉजिकल वे, एंड समराइजिंग हेल्प्स द क्लाइंट, क्लाइंट को कैसा हो क्लैरिफाई व्हाट दे मीन, उसको ये पता चलना चाहिए क्लाइंट को कि हाँ वो चाहता क्या था। रियलाइज दैट द काउंसलर अंडरस्टैंड, और उसको ये रियलाइज होना चाहिए कि हमारी बात को काउंसलर समझ रहा था। हैव ए सेंस ऑफ मूवमेंट एंड प्रोग्रेस। एग्जाम्पल ऑफ समराइजिंग जो अभी हमने बताया है ऑलमोस्ट यही चीज है। वी डिस्कस योर रिलेशनशिप विद योर हस्बैंड, यू सेड देयर वर कन्फ्लिक्ट्स, मतलब कि इसमें यही बता रहा है कि हाँ आपने अपने पति के रिश्ते के बारे में आपने हमसे साझा किया, और जो जो कॉन्फ्लिक्ट है आपके और आपके पति के बीच, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, चाहे वो घर के मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो कुकिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप से रिलेटेड चीजें हो, ये पिछले 3 साल से जो चली आ रही हैं, उस कॉन्फ्लिक्ट को आप सॉल्व करना चाहती हैं और उस समस्या से निकलना चाहती हैं। तो ये हो गया समराइजिंग। प्रोसेसिंग मतलब आप उसको उसकी बात को प्रोसेस में ला रहे हो, ऐसा नहीं है कि उसकी बात को इग्नोर कर रहे हो। प्रोसेसिंग इज द एक्ट ऑफ द क्लिनिशियन थिंकिंग अबाउट हिज और हर ऑब्जर्वेशन अबाउट द क्लाइंट एंड व्हाट द क्लाइंट हैज कम्युनिकेटेड। मीन्स कि उस व्यक्ति की या उस इंसान की बात को आप सुन के और उसको समराइज करते हुए इम्पोज कर रहे हो कि अच्छा यही चीज आप कहना चाह रहे हो या यही चीज आपकी समस्या है, यहीं पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको प्रोसेसिंग बोलते हैं। प्रोसेसिंग में बाकी चीजें क्लाइंट्स बिलीफ, नॉलेज, एटीट्यूड्स एंड एक्सपेक्टेशन, इन्फॉर्मेशन गिवन बाय हिज और हर फैमिली एंड काउंसलर्स ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीजें प्रोसेसिंग में आ जाएंगी। रिस्पॉन्डिंग में जो वो कह रहा है उसके अप्रोप्रिएट आप रिस्पॉन्ड करो। अगर वो शॉक्ड हो रहा है तो अच्छा ऐसा हुआ था, कुछ ऐसी चीज है तो आपको भी उसी टोन में आपको उसे रिप्लाई करना है, उसको रिस्पॉन्डिंग कहते हैं। रिस्पॉन्डिंग इज द एक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन to the client that includes providing feedback and emotional support, addressing issues of concern and teaching skills। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो। एक्सप्रेसिंग एम्पैथी, एम्पैथी बेसिकली इसको आप समझ लो, एम्पैथी इज द एक्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बीइंग अवेयर ऑफ, बीइंग सेंसिटिव टू एंड विकैरियसली एक्सप्रेसिंग द फीलिंग्स, थॉट्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ अनदर। तो एक आपने सुना होगा, वेस्टहेन ने दिया है, पुटिंग योर पुटिंग योर लेग्स इन अनदर शूज, मतलब दूसरे के शूज में अपना पैर डालना, मतलब दूसरे की स्थिति में अपने आप को रखना, उसकी सिचुएशन में अपने आप को रख के सोचना कि वो किस सिचुएशन में है ना, इसको एम्पैथी बोलते हैं। और एम्पैथी मतलब एक और चीज, ये एम्पैथी है एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप में होता है एम्पैथी, कि एक क्लाइंट आया और बता रहा है कि मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली गई, मेरे एक बच्चे को भी लेके चली गई। अब वो ये चीज बताते बताते क्लाइंट रोने लग गया, तो वहां आपको नहीं रोना है, वहां आपको उसके पोजीशन पे जाके सोचना है कि यार अच्छा ऐसे ऐसे मेरे साथ होता तो मैं क्या करता, मैं क्या सोचता, उसको एम्पैथी कहते हैं। और सिंपैथी जो होता है उसमें अगर वो रोने लग गया तो आप भी रोने लग गए, वो सिंपैथी हो जाता है। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए प्रोफेशनल रिलेशनशिप में, इस चीज़ को यहाँ पे एम्पैथी कहा जाता है। एम्पैथी का इन्होंने कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, बट मैंने जो आपको एग्जांपल दिया है वो बेस्ट है। और ये सब अंग्रेजों का है तो थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। प्रोबिंग, प्रोबिंग इज द काउंसलर्स यूज ऑफ अ क्वेश्चन टू डायरेक्ट द क्लाइंट्स अटेंशन टू एक्सप्लोर हिज और हर सिचुएशन इन ग्रेटर डेप्थ। जैसे वो बात करते 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 कहीं भटक गया, तो उसको क्वेश्चन करना है उससे सब्जेक्ट से रिलेटेड जिस पे वो बात कर रहा है, जिससे वो भटके ना और डिफरेंट वे में ना जाए, तो उसको प्रोबिंग बोलते हैं। प्रोबिंग में आप, प्रोबिंग क्वेश्चन शुड बी ओपन एंडेड, और वो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है ओपन एंडेड, ऐसा नहीं यस और नो में जवाब देने वाला। अच्छा तो आप जब 12th में थे उस टाइम आपका और आपके टीचर के प्रति
कैसा एटीट्यूड था आपके टीचर का आपके प्रति, या आपकी क्लास का आपके प्रति कैसा एटीट्यूड था। तो वो पूरा विस्तार से बताएगा, ऐसा ना हो कि आप बहुत ही उसको क्लोज एंडेड क्वेश्चन कर ले, यस और नो में जवाब देना हो या उसको मार्किंग करना हो। प्रोबिंग हेल्प्स टू फोकस द क्लाइंट्स अटेंशन ऑन अ फीलिंग, सिचुएशन और बिहेवियर, और प्रोबिंग से उसके जो है इमोशनल फीलिंग्स को, सिचुएशन को समझने में और उसको अटेंशन दिलाने में मदद करता है। प्रूविंग में इनकरेज द क्लाइंट टू एलेबरेट, क्लैरिफाई और इलस्ट्रेट व्हाट ही और सी बीइंग सेइंग, और ये भी मदद करता है कि क्लाइंट क्या कहना चाह रहा है, क्लाइंट खुद से क्या बताना चाह रहा है, उसको हेल्प करता है। प्रूविंग में एनहांस द क्लाइंट्स अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज और हर सिचुएशन एंड फीलिंग्स। प्रूविंग डायरेक्ट्स द क्लाइंट्स टू एरियाज दैट नीड अटेंशन। एग्जाम्पल ऑफ प्रूविंग में अगर आप देखोगे, वर्क प्रॉब्लम रिलेटेड टू ड्रग यूज। अब इन्होंने क्या बोला, आई वॉज ऑलवेज नोन टू बी अ गुड वर्कर, आई इवन रिसीव्ड एन अवार्ड लेटली, आई हैड सम इश्यूज, माय हस्बैंड इज जस्ट नॉट हेल्पिंग, दैट इज व्हाई आई एम ऑलवेज लेट। तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। टेल मी व्हाट अबाउट द प्रॉब्लम यू हैव बीन हैविंग एट द वर्क प्लेस। तो इसका आंसर दिया, उसके बाद में एक्चुअली आई हैव हैड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम नॉट ओनली बीइंग लेट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जब ये आंसर कर रहा होता है क्लाइंट, तो उससे उसको भी क्लियरिटी हो जाती है और काउंसलर को भी क्लियरिटी हो जाती है। इंटरप्रिटेटिंग मतलब, इंटरप्रिटेट करना मतलब उसको बेहतर समझ डेवलप करना। इंटरप्रिटेटिंग इज द क्लिनिशियंस explanation of the client's issues after observing the client's behavior, listening to the client and considering other source of information। वो सारी चीजों को समझ के फिर वो मल्टीपल डोमेन में कि ये अच्छा आपको ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो इस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से सोशल प्रॉब्लम क्या हो रही है, और इस सोशल प्रॉब्लम की वजह से आपके रिलेशनशिप पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये चीज को जो है इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। तो वो मल्टीपल डोमेन में चीजों को कोरिलेट कराए, उसी को इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। इफेक्टिव इंटरप्रिटेशन हैज थ्री कंपोनेंट्स, डिटरमाइनिंग एंड रीस्टेटिंग बेसिक मैसेजेस, adding ideas for a new frame of reference and validating these ideas with the client। अब इंटरप्रिटेशन का इन्होंने एग्जांपल दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साइलेंस। साइलेंस कैन encourage the client to reflect and continue sharing, it also can allow the client to experience the power of his or her own words। मतलब अगर वो शांत भरा माहौल रहेगा तो ज्यादा अच्छे से अपनी चीजें बता पाएगा। एंड सम important skill and techniques क्या है, I can be used as an encourager, it keeps the focuses on the client, it can help the client absorb what was said, it can help the client collect his or her थॉट्स फॉर एक्सप्रेशन। ये साइलेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। और साइलेंस में फिर अंडरस्टैंडिंग, जब साइलेंस होगा तो आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे। एडवांस्ड एम्पैथी, एम्पैथी जो आपको हमने बताया कि उसकी सिचुएशन पे जाके सोचना। अटेंड्स टू द फीलिंग्स एंड थॉट्स दैट आर नॉट एक्सप्रेस्ड बाय द क्लाइंट, हेल्प द क्लाइंट see the bigger picture, helps to open up areas for counseling for which the client is either unaware or has only hinted at, helps to identify themes, help the client own his or her feelings and behavior। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट, कि आप कितना बेहतर उसकी समस्या को समझ पाते हो। एंड सेल्फ डिस्क्लोजर, शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन विद द क्लाइंट, it must be the benefit of the client and not the counselor, it can be used as a model to help the client self disclose, it should not take the focus of the client, used is sparingly and appropriately it can enhance the therapeutic relationship। जैसे सेल्फ डिस्क्लोजर का मतलब आप ये भी कह सकते हो कि अच्छा ऐसे मेरे साथ भी इस क्लास में या इस दौरान इस उम्र में मेरे साथ भी ऐसी ऐसी चीजें हुई थी। तो इससे पेशेंट या क्लाइंट आपके साथ जल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करेगा। लेकिन ऐसा भी ना हो कि आप हर चीज को बोलो कि यार ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ था, ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ था। उसमें क्या होगा ना कि क्लाइंट को ये लग सकता है कि ये जो है मेरे से रिलेशन बिल्ड करने के लिए ज्यादा ही ओवर्ट बिहेवियर कर रहा है, एक्स्ट्रा चीजें जो है सब चीज कर रहा है, ये मेरे साथ हुआ, ये मेरे साथ हुआ। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग जो आप बताओगे कहोगे अरे ये तो मैं भी किया हूँ, अरे ये तो मैंने भी देखा है। तो ऐसे भी लोग जो है ना, आप फिर लगता है कि अरे ये बकवास कर रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना। कन्फ्रंटेशन मतलब ए फॉर्म ऑफ एडवांस एम्पैथी विच हेल्प द क्लाइंट लुक एट थॉट्स एंड बिहेवियर्स एंड माइट बी सेल्फ डिफीटिंग और हार्मफुल, it is a form of challenge, not a verbal assault, it
needs to be done with a high level of empathy. Usually it is in reference to a incongruence or discrepancy on the client's part. तो वही चीज अभी हमने जो बताया आपको कि उसको एक टाइम पे ये लगने लग जाएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ बेतुकी बातें कर रहा है, सिर्फ एक दिखावा कर रहा है। तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से बचना भी है कि बहुत ही हर चीज़ में ये नहीं कह देना है कि नहीं ये तो मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा मैंने भी देखा है, मैंने भी किया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इमीडिएसी द इज द एबिलिटी ऑफ द काउंसलर हेल्पर to use the immediate situation to invite the client to look at what is going on between them in the relationship. It often feels risky and unfamiliar. It implies the use of present tense. It is one of the most powerful skill in the counseling. Immediacy uses present tense statements. मतलब आपको present में बात करना है. It usually relates to the counselor view of the relationship if it adds intimacy to the counseling relationship. तो ये भी ध्यान देना है कि आपके जो शब्द हैं, आपके जो वाक्य हैं, वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं। तो इसलिए आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है जो उसको हार्म कर सकते हैं। Directives में instruction given to the client. Basically, it is the counselor telling the client what to do. The timing in giving a directive is important. Some theories use more directive than others. तो इसमें आपको उसको instructions भी देना है और उस instructions को कैसे वो follow कर सकता है, उसके ही द्वारा follow करना है। तो उसके जो भी strength है, जो भी उसकी कह सकते हैं एफिकेसी है, उसी के अकॉर्डिंग देना है। ऐसा नहीं कि आप अपने अकॉर्डिंग उसको जो है होमवर्क दे दो। तो एडवाइजिंग में भी उसी तरीके से करना है। फॉर्म ऑफ डायरेक्टिव, द एडवाइजिंग शुड नॉट बी सीन एज ए कमांड और अ डिमांड। मतलब आपको उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कमांड दे रहे हो या आपकी पर्सनल डिमांड है कि आप ऐसा करो। उसके सिचुएशन में जो बेटर होगा, उसके अकॉर्डिंग जो बेटर होगा वो करवाना है। मतलब आप उसे एडवाइस कर सकते हो, ना कि उसे कमांड दे सकते हो। काउंसलर्स नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एडवाइस दे गिव। और ये हमेशा ध्यान देना है कि आप जो एडवाइस दे रहे हो वो बेटर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके लिए वो गलत हो जाए। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी कहीं ना कहीं होगी। डू द एडवाइजिंग इन सच अ वे एज इट लीव्स द क्लाइंट विद अल्टीमेट चॉइस। तो ये ध्यान देना है कि जो क्लाइंट का चॉइस चॉइस इन द सेंस जो जिसमें वो कंफर्ट हो वो करो। ऐसा ना हो कि बहुत ही ऐसी चीज आप बता दो जो अनरियलिस्टिक हो और वो जाके करे उसका और उल्टा हो जाए। तो ये सब चीजें को ध्यान देने की जरूरत है। तो और लास्ट में मतलब उसका फीडबैक लेना बहुत जरूरी होता है। फर्स्ट सेशन आपने कंप्लीट किया, लास्ट में आपको बोलना है कि ये पूरे सेशन में आपको कैसा फील हुआ, आपको इस सेशन से क्या हेल्प मिलेगा, कैसा मिलेगा। तो ये भी लेना फीडबैक ज़रूरी है। और लास्ट में भी जब सेशन आप 2-4 सेशन के बाद जब वाइंड अप कर रहे हो, टर्मिनेट कर रहे हो सेशन, तब भी आप पूछ सकते हो। गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ द पर्सन इज एक्सपीरियंस्ड बाय अदर्स एंड सर्व्स टू हेल्प क्लाइंट सी सेल्फ मोर ऑब्जेक्टिवली एज अदर्स हिम और हर। Feedback works best when it is requested or desired. It is concrete, it is positive. If negative, it addresses something changeable or controllable. मतलब एक पॉजिटिव वर्ड में आपको पूछना है। ऐसा नहीं कि अब आपको ये फीडबैक फॉर्म भरना है, बहुत ही मैंडेटरी है। आप नहीं भरोगे तो सेशन का कोई मतलब नहीं होगा। ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना है। आपको बोला जाएगा इट इज रिक्वेस्ट, मतलब आपसे मैं आग्रह करता हूँ कि आपको इस सेशन से जो लाभ हुआ है या आपको इस सेशन से जो अगले सेशन में जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या सेशन में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो आप इसमें लिख सकते हो, बता सकते हो। एंड थैंक यू। आप लोगों को जो हमने ये बताया है ये बेसिक काउंसलिंग की स्किल्स हैं, टेक्निक्स हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो और किसी अगले सेशन में उस क्वेश्चन को हम एड्रेस करेंगे। तो ये आप लोग बहुत ही मेहनत के साथ अपनी तैयारी करो। बाकी और जो 8-9 टॉपिक है उस पे मैं कोशिश करूँगा कि आपको सेशन में कंप्लीट करूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।